हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूपी टेट सी टेट के अंतर्गत 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझते हुए हल करेंगे। आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके हर शब्द पर, हर पहलू पर विचार करते हुए ही अपने सही विकल्प का चुनाव कीजिएगा ताकि आपसे गड़बड़ी न हो। तो आइए बिना देरी किए इसको हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। पहला है, इसमें शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। बर्ताव का मतलब क्या होता है? यानी शिक्षक का व्यवहार करते समय शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, यानी उसका बर्ताव कैसा होना। बर्ताव का मतलब अलग होना नहीं, मतलब कि आपका बर्ताव हमारे साथ कैसा है। अगर आपका बर्ताव हमारे साथ अच्छा है तो इसका मतलब आपने हमारे संग अच्छा व्यवहार किया है। तो यानी शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? अनुशासनात्मक होना चाहिए। ये भी सही लग रहा है कि यानी अनुशासन से, यानी नियमावली से सब वो काम करता हो। दूसरा है शिक्षाप्रद, हाँ पढ़ाई लिखाई से जुड़ा है तो उसका व्यवहार शिक्षित जैसा होना चाहिए। आगे है निर्देशनात्मक, यानी अध्यापक को जो है विद्यार्थियों के लिए या व्यवहार में बहुत सारी चीज़ों को निर्देशित करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आप ऐसा कीजिए, यानी डायरेक्शन देने का काम करना पड़ता है। और चौथा है आदर्शात्मक होना चाहिए, यानी शिक्षक का व्यवहार उत्तम होना चाहिए, यानी व्यवहार में, परिस्थिति में, ज्ञान में या क्रियाकलाप कौशल में सबसे अच्छा होना चाहिए। तो इसमें व्यवहार कैसा होना चाहिए एक शिक्षक का व्यवहार, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है शिक्षक को, शिक्षा इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, इसकी भी आदर्शात्मक। इसमें अगर देखा जाए तो चारों विकल्प जो है सही हैं, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा अच्छा विकल्प है वह आदर्शात्मक, यानी शिक्षक का व्यवहार, चाहे वो ज्ञान की बात हो, चाहे समाज में व्यवहार की बात हो, चाहे वह क्रियाकलाप कौशल की बात हो, या फिर किसी समस्या के समाधान या किसी समस्या के अनुसार व्यवहार की बात हो, तो उन परिस्थितियों में अध्यापक उत्तम से उत्तम व्यवहार प्रस्तुत करे, यानी आदर्शात्मक व्यवहार प्रस्तुत करे। क्योंकि विद्यार्थी तो पहले अध्यापक के व्यवहार से ही सीखता है। तो इसलिए जो है शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? आदर्शात्मक होना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो उसमें अच्छा से अच्छा जो रूप बनता है वैसा अगर शिक्षक का व्यवहार होगा तो वह शिक्षक सफल शिक्षक माना जाएगा। तो इसलिए इन चारों विकल्पों में से सबसे जो बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे अधिक मात्रा में स्वस्थ जो विकल्प है वह आदर्शात्मक है। आदर्श का मतलब एकदम उत्तम अवस्था में होना चाहिए, उत्तम रूप, उत्तम व्यवहार, उत्तम सोच, उत्तम समझ, उत्तम ज्ञान, क्रिया, व्यवहार इत्यादि से लिया जाता है। समझ गए होंगे। दूसरा अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? सत्तावादी, सत्ता क्या होता है? जैसे राजनीति में सत्ता होती है तो उसी की सरकार होती है, जैसा कहेगा वैसा होगा। तो यहाँ शिक्षण की बात कीजिए, सीधा अगर इसी जगह से पकड़ेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। शिक्षण यानी यहाँ विद्यार्थी की तो बातें नहीं होगी, क्योंकि शिक्षक की बात होगी। पढ़ाने का कार्य कौन करता है? शिक्षक करता है। तो शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है? छात्र केंद्रित नहीं, क्योंकि जब शिक्षण का काम हो रहा है तो छात्र अधिगम करता हुआ, ये तो नहीं होगा विकल्प। दूसरा अनुभव केंद्रित, हाँ शिक्षण में आदमी कोई चीज़ अगर पढ़ाता है तो वो अपने अनुभव से भी पढ़ाता है, अपने जो अनुभव किया है किसी विषय के सीखने में या अपने जीवन के या व्यवहारिक अनुभवों को भी जोड़ करके पढ़ाता है। ये कुछ लग रहा है। आगे है शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, हाँ ये वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि शिक्षण में कोई अगर सत्ता यानी दबदबा बना करके चारों तरफ से नियंत्रित करके पढ़ाने का कार्य होता है। इसलिए शिक्षण का सत्तावादी स्तर किससे संबंधित होता है? स्तर का मतलब ये होता है कि इस प्रक्रिया का जो स्वरूप होता है उसमें कौन दबदबा रखते हुए व्यवहार करता है। तो शिक्षक केंद्रित यानी जो है शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक दबदबा रखते हुए पढ़ाने का कार्य कौन करता है? शिक्षक केंद्रित, यानी ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो अध्यापक जैसा चाहे वैसा पढ़ाए, जो विषय चाहे वो पढ़ाए, जितनी मात्रा में पढ़ाना चाहे वैसा पढ़ाए। तो ऐसी जो शिक्षण व्यवस्था होती है उसे कहते हैं शिक्षण का सत्तावादी शिक्षण स्तर कहते हैं। तो आप समझ गए। पाठ्य केंद्रित का मतलब हुआ, पाठ्य केंद्रित का मतलब ये हुआ कि जो विषय वस्तु है उसके अकॉर्डिंग अध्यापक को भी तैयार होना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग विद्यार्थी को भी सीखना पड़ता है। तो पाठ्य केंद्रित न होकर के यहाँ पर शिक्षण की बात की गई है, तो इसलिए पाठ्य केंद्रित भी नहीं होगा।
इसमें जो उत्तम विकल्प होगा पढ़ाने की क्रिया से संबंधित है, इसीलिए ग वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। आप हमेशा याद रखिएगा, जो कुछ भी आपको समझाया जा रहा है उसे अच्छी तरह से अगर आप समझना सीख गए तो कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ी सतर्कता और सावधानी से आप उसे हल करेंगे, आपसे गलती नहीं होगा। चूँकि अभी हम जो है ये सब सी टेट यूपी टेट से संबंधित अभी थोड़ा बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वे इस ढंग से ले चल रहा हूँ कि ताकि आपको शुरुआत से ही हर चीज़ को सावधानी से समझने और आसानी से विकल्प चुनने में आपको मदद मिले, इसलिए इसको इतना सरल ढंग से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आगे अगर तीसरा क्वेश्चन देखा जाए, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, यानी प्रयत्न के साथ ही अगर गलतियां होती हैं तो वो जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास। क्या अभ्यास कोई आदमी करेगा तो अभ्यास जितना अधिक करेगा तो वो प्रयास भी अधिक होगा। तो अभ्यास के माध्यम से वो अगर प्रयास करता है यानी किसी क्रिया को बार बार दोहराता है तो उसमें त्रुटियों में धीरे धीरे कमी आती है और वह धीरे धीरे सही अनुक्रिया सीख जाता है। अभ्यास से करता है ये भी कुछ लग रहा है। प्रेरणा से यानी सामने उसको प्रेरित है, भूख से कार्ड से प्रेरित है या अपने धन की आवश्यकता के कार्ड से प्रेरित है, इससे भी जो है आदमी प्रयास करता है कहीं से प्रेरित होकर के। जैसे आपने देखा कि कोई लड़का पढ़ा और अधिकारी हो गया, आप प्रेरित हो गए, आप भी पढ़ने लगे। तो यह प्रेरणा जो है आपको प्रयास कराती है और प्रयास कराती है तो वो जो कमियां हैं यानी तैयारी में जो कमी है उसे दूर कराते हुए आपको सफलता तक ले जाती है। ये भी कुछ लग रहा है। अगला लक्ष्य, यदि हम बात करें ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है। क्यों? ग वाला। देखिए कैसे ग वाला, क्योंकि जब लक्ष्य आपके सामने होता है तभी आप उससे प्रेरित होते हैं, तभी आप उसके लिए अभ्यास करते हैं, तभी आप प्रयास और त्रुटि की नौबत आती है। अगर आपके सामने लक्ष्य न हो तो लक्ष्य विहीन कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। जो बॉक्स में बिल्ली बंद है तो वह बिल्ली जो है उसका लक्ष्य है भोजन प्राप्त कर लेना, उसके लिए वह प्रयास करती है और उसमें अगर गलतियां होती हैं यानी गलत व्यवहार होते हैं तो धीरे धीरे वो व्यवहार कम होकर के सही व्यवहार होने लगता है कि ताकि तुरंत ही बिल्ली को पिंजरे में बंद करने पर और बाहर भोजन रखने पर फिर कुछ समय के पश्चात कुछ प्रयासों के बाद कुछ दिनों के बाद वह एक ही बार में बाहर आ जाती है। तो ये जो सिद्धांत है इसमें अगर लक्ष्य न हो तो प्रयास और त्रुटि का में प्रेरणा और अभ्यास का कोई मतलब ही नहीं होता है। ये दोनों विकल्प तो सही हैं लेकिन उतना सही नहीं है, उतना प्रभावशाली नहीं है या उतना सत्य के करीब नहीं है जितना कि लक्ष्य। तो इसमें जो है लक्ष्य जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि प्रयास और त्रुटि सिद्धांत की में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। अगर लक्ष्य कुछ न हो तो घंटी बजाते रहो, भोजन रख उसको भूखा न लगी हो तो सीखेगी भी नहीं। इस प्रकार से लक्ष्य जो है ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। वाद विवाद का मतलब होता है ये तो हो गया एक प्रकार से शिक्षण की विधि हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ग होगा। चौथा क्वेश्चन को अगर हम देखें, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक ये सब वालों हटा दो। ज्ञानात्मक विकास का क्या अर्थ है? व्यक्तित्व का विकास यानी व्यक्तित्व का विकास यानी मानव व्यवहार का विकास। व्यक्तित्व के अंतर्गत सभी चीज़ें आ जाती हैं। एक प्रकार से तो ज्ञान के विकास का मतलब आपका व्यवहार अच्छा हो, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। शारीरिक कौशल का विकास, हाँ अगर आप किसी प्रकार प्रशिक्षण लेते हैं, ज्ञान का प्रशिक्षण लेते हैं तो ज्ञान से हमारे शरीर का भी कौशल का विकास होता है। आगे अभियोग्यता का विकास, हाँ योग्यता का विकास। ज्ञान क्या करता है? योग्यता का विकास कराता है। कौन कौन सी योग्यता? वो शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, व्यवहारिक भी हो सकती है। देखो योग्यता में ये शारीरिक कौशल भी आ जाएगा और व्यक्तित्व के विकास का भी सभी चीज़ें शामिल हो जाएंगी योग्यता में। यहाँ योग्यता किसी क्षेत्र की नहीं ली गई है, अभियोग्यता का यहाँ जो है सभी क्षेत्रों के लिए लिया गया है, यानी शारीरिक, मानसिक, सामवेगिक, व्यवहारिक सभी योग्यता इसमें शामिल है। आगे बच्चे का विकास, इसमें जो अगर देखा जाए तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास। क्यों? कि अभियोग्यता के अंतर्गत सभी प्रकार की योग्यता शामिल हो जाती है। आपके पास जितना ही मानसिक क्षमता अधिक होगी, ज्ञान अधिक होगा, उतना ही आपके पास शारीरिक, व्यवहारिक, ज्ञान, प्रशिक्षण इत्यादि सभी कला कौशल अधिक हो जाएंगे। तो ज्ञान पहले, जब तक ज्ञान का विकास नहीं होगा तब तक आपके अंदर किसी कौशल कला या अन्य चीज़ों का विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले ज्ञान ही विश्वास दिलाता है, तभी वह ज्ञान व्यवहार, क्रियाकलाप, सोच समझ
समस्या समाधान, चिंतन इत्यादि प्रक्रियाओं को जन्म देता है। तो अगर हम बात करें तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शंस होगा वह ग होगा कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास। हाँ, ये भी जो है ये भी इसमें शामिल मिलेगा, यानी ग वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा क्योंकि ये सभी चीज़ें ही योग्यता में ही शामिल होती हैं। तो ज्ञान के माध्यम से योग्यता आती है, योग्यता के माध्यम से व्यवहार आता है और उसी योग्यता में कौशल भी, कला भी आता है और उसी योग्यता के आधार पर बच्चा जो है अपने विकास के स्वरूप, अपनी विकास की दिशा भी सुनिश्चित कर सकता है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा चौथा का ग। पांचवा चलते हैं, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? स्वतंत्र है। देखिए इसी जगह से पकड़ा जाएगा। शिक्षण का मतलब यहाँ पढ़ाने का काम है, पढ़ने का तो काम है नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी यानी पढ़ाते समय विद्यार्थी कैसा रहता है? स्वतंत्र रहता है? नहीं, क्योंकि अध्यापक के नियंत्रण में होता है। आश्रित चर होता है, हाँ, यानी यह अध्यापक पर क्या होता है? निर्भर रहता है। जैसा वो पढ़ाएगा, जैसा समझाएगा, जैसा नियंत्रित करेगा उसी तरह से वो व्यवहार करेगा। मध्यस्थ होता है, इन दोनों के मध्य नहीं। इसमें जो है पाँचवें वाले में सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा आश्रित चर। आश्रित चर वह चर होता है जो दूसरे चर के बदलने पर ही वह बदलता है। जैसे जो है आश्रित चर है मतलब दूसरे के व्यवहार बदलने पर वो बदलता है, अपने आप वो नहीं बदलता है। तो जब अध्यापक पढ़ाता है तो विद्यार्थी किसके अनुसार अपने क्रियाकलाप, ज्ञान, अधिगम इत्यादि को बदलते हैं? अध्यापक के अनुसार बदलते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है कैसा है? आश्रित चर है, स्वतंत्र चर नहीं है, यानी मनमाना उसमें कुछ नहीं कर सकता। जैसा सिखाया जा रहा है वैसा ही सीखेगा। तो इसमें जो है पाँचवें का ख सही है। आगे है छठा क्वेश्चन है, किससे सहमत हैं आप? इसमें विचार दिया गया है, इसमें आप किससे सहमत हैं? अधिगम बाह्य उद्दीपन से नियंत्रित होता है। बाह्य उद्दीपन का मतलब क्या होता है? उद्दीपन होता क्या? पहला स्टिमुलस। जैसे अगर हम ये कह दें कि आप पढ़ोगे तो आपको फर्स्ट क्लास आने पर हम आपको बाइक दिलाएंगे, यह बाह्य उद्दीपन हो गया, क्योंकि पढ़ने वाला कोई और है और उसे बाहरी रूप से प्रेरित करने वाली बाइक है। तो बाह्य उद्दीपन हो गया बाइक। यानी क्या सभी जितनी भी संसार में चीज़ें लोग सीखते हैं सिर्फ बाह्य उद्दीपन के कार्ड से सीखते हैं कि सुंदर भोजन देख लिया तो सुंदर भोजन के लिए प्रयास करने लगे, किसी को पढ़ते देख लिया तो सब कुछ हम भी पढ़ने लगे? क्या सभी चीज़ें बाह्य रूप से देखकर ही आदमी सीखता है? दूसरा है ऑप्शन, अधिगम सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। हाँ, ये तो बात है भाई कि नहीं, अधिगम जो है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है। हाँ, क्योंकि समाज से बाहर कुछ नहीं है, समाज में ही सब कुछ है। समाज में ज्ञान, व्यवहार, क्रियाकलाप, कौशल, सोच समझ इत्यादि भी हैं। ये भी बात महत्वपूर्ण है, ये भी तो सही है। पहला वाला ऑप्शन देखें तो अधिगम बाह्य उद्दीपन से नियंत्रित होता है, नहीं, यह आपकी इच्छा पर भी निर्भर करता है, इसलिए पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा है। अच्छा, तीसरा को भी चेक कर लेते हैं, ग वाले को। व्यवहार में स्पष्टीकरण से अधिगम होता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी का व्यवहार साफ़ सुथरा है तो आप उसे सीख लेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं है। तो यानी ए वाला भी थोड़ा स्पष्ट नहीं है, यानी ग वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है तो है ही नहीं है, यानी क और ग नहीं होगा। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ख, क्योंकि जो अधिगम होता है वह सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश पर निर्भर करता है। परिवेश में घटित होता है, नहीं घटित होता है, निर्भर नहीं करता, घटित होता है। ऐसे परिस्थिति में क्योंकि आदमी समाज से बाहर नहीं रहता है, इसलिए जो कुछ भी सीखता है वह सामाजिक सांस्कृतिक किसी न किसी सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में ही सीखता है, व्यवहार प्रदर्शित करता है, व्यवहार में परिवर्तन लाता है। तो ये रहे महत्वपूर्ण 6 क्वेश्चन जिसको मैंने समझाते हुए आपको हल करना बताया, और मुझे उम्मीद है कि 1-2 बार आप वीडियो देख लेंगे तो आप एक ही बार में आपको याद हो जाना चाहिए। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हरिओम।